हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का किस तरीके से निर्माण होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके देखो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो मेटल के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड्स की यूनिट्स जुड़ी हुई हो, कार्बोनिल कंपाउंड एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करता है वो, तो उससे बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यानी कि क्या होगा, यहाँ मेटल और आपके कार्बोनिल समूह क्या होगा, जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स के आपके बहुत से फॉर्मेशन हैं कि किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, यानी कि इनका सिंथेसिस किस तरीके से किया जा सकता है। तो इनका सिंथेसिस बहुत ही इजी होता है। जैसे कि अगर मेटल की रिएक्शंस किसी कार्बोनिल समूह से अगर करवा दी जाए किसी कंडीशंस में, या तो टेम्परेचर की कंडीशन में या प्रेशर की कंडीशंस में, है ना, तब वो क्या बन जाता है, आपके मेटल कार्बोनिल समूह बन जाता है। ओके, मेटल कार्बोनिल समूह का निर्माण हो जाता है। तो आपके मेटल और कार्बोनिल समूह इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये आपके जब इनका निर्माण होता है तो ये दो रूल को फॉलो करता है, यानी कि एक तो EAN और एक होता है आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। दो रूल को फॉलो करता है। EN का मतलब हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हो गया कि प्रभावी नाभिकीय नंबर। ओके, या प्रभावी परमाणविक नंबर। इन पे निर्भर करता है, इनका निकालना भी सीखेंगे किस तरीके से आपके EN निकाला जाता है, और एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है, तभी आपके क्या होता है, कोई कार्बोनिल समूह स्टेबल होता है, यानी कि वो प्रकृति में पाया जाता है। ओके, सबसे पहले मेटल कार्बोनिल में क्या होगा, कोई भी मेटल हो सकता है। आपका मेटल कौन सा होगा, मोस्टली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या मेटल्स अगर किसी कार्बोनिल समूह से रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बोनिल उसे कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है आपके निकिल, अगर निकिल की रिएक्शंस फॉर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड्स की रिएक्शंस करवा दी जाए तो वो क्या बनाता है, आपके NiCO4। ओके, ये बनाता है आपके कार्बोनिल समूह से क्रिया करेगा तो निकिल CO4 बनाएगा, यानी कि ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इसी प्रकार के कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, मेटल होगा, या तो वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे, या होंगे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। मेटल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ओके, ये दो प्रकार के ही क्या होंगे, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होंगे आपके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी, और अगर आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स कार्बोनिल समूह बना रहे हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपके ज़्यादा, यानी कि 6 से ज़्यादा ही होता है उनका, तभी वो बना पाते हैं, क्योंकि उनका आकार ज़्यादा है तो वो कार्बोनिल समूह को अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाएंगे, उनकी संख्या को ज़्यादा कर पाएंगे। ओके, तो पहले अपन थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, इनके सिंथेसिस किस तरीके से किया जा सकता है। सिंथेसिस में मेनली ये है कि आप किसी भी मेटल की रिएक्शंस कार्बोनिल समूह से करवाते हो तो वो आपके कार्बोनिल समूह का निर्माण करती है। दूसरा ये है कि अगर अपन इनके रूल्स को देखें, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, उससे पहले अपन कार्बोनिल समूह की प्रॉपर्टी देखते हैं कि होता कैसा है, किस तरीके से बिहेव करता है ना, यानी कि मेटल और कार्बन के बॉन्ड को, मेटल और कार्बोनिल समूह के बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। ये हो गया आपका मेटल, डायरेक्ट जुड़ा हुआ आपके कार्बन से। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, अब ये जो आपके बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। कार्बन हो गया, और अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर कार्बन के साथ है। अगर ये सिंपल CO रहता है, सिंपल यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, तो उसके पास उस कंडीशन में 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके,
और जब ये एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो आपकी क्या हो गया, इसमें लोन पेयर की 2 लोन पेयर है, तो इसमें मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा पहले फर्स्ट ये डोनर करेगा तो क्या होगा, ये कार्बोनिल समूह के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कई बुक्स में इस तरीके से है, कई बुक में है कि आपके कार्बन और सी ट्रिपल बॉन्ड्स ही बनाएगा। ओके, यानी कि जो पहले था वैसा ही बनेगा, एक ही बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन काम में आ गया बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, वो इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन आपका मेनली ये भी होता है और ये भी पाया जाता है। तो इनके अंदर सबसे पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, या कि आपके पास जो लिगेंड की तरह है आपका कार्बोनिल समूह काम में आ रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके का इसका नेचर है, वो देखते हैं। इसका 3 कैसे बॉन्ड, यानी कि आप बोलोगे कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा, 2 ही बनाएगा, तो यहाँ कैसे हो गया, वो किससे पता चलता है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इनका बॉन्ड ऑर्डर आपके 3 आता है, इसीलिए वो क्या होते हैं ऐसे, इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब हो गया कि उसके अंदर 3 बंध पाए जाते हैं। देखते हैं प्रूफ के साथ इसका कार्बोनिल समूह का बॉन्ड ऑर्डर। वैसे रेफरेंस बुक्स की बात करें, देखो आपके बीएससी की बुक्स की बात करें, अगर बीएससी की बुक्स की बात करें तो कार्बोनिल समूह का बॉन्ड ऑर्डर आपके हमेशा 3 ही बता रखा है, लेकिन अगर रेफरेंस बुक की बात करें, रेफरेंस बुक्स की बात करें तो उनके अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.68 के आसपास। ओके, ये होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, और जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर भी यही है, लेकिन आपकी बीएससी की बुक्स में हमेशा 3 ही दे रखा है। अगर निकालते हैं तब भी आपका 3 ही आएगा, लेकिन उससे सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तब आपके 2.68 के आसपास इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। ओके, पहले अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लेते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। कार्बन हो गया और ऑक्सीजन इधर हो गया। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का कितना होगा 1s2 2s2 2p4। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 1s का यहाँ से अगर करें, 1s हो गया ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, s2 में ये आपका बनाया हुआ है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपके ये क्या आया था, एमओ डायग्राम आया था इसका, कि किस तरीके से एमओ डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। ऑक्सीजन की कम है तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी भी कम होगी। तो एनर्जी कम होगी तो यहाँ अगर मैंने 1s को रिप्रेजेंट किया है तो नीचे जाएगा, तो 1s यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ 2s हो जाएगा और यहाँ आपके हो गया 2p, मान लो 2p हो गया। यहाँ कितने 4 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 4 इलेक्ट्रॉन आपके p कक्षक में है, हो गए। अब इनका क्या होगा, अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन होगा तो s का s से होगा, तो s का s से होगा, तो अपन इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया s का। अब s 2s का होगा तो 2s का भी अपन ने क्या किया, ये 2s का बना दिया। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ फिल कर दिए। ये अगर 1s की ओवरलैपिंग हो रही तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके सिग्मा बनेगा। यानी कि अगर 1s की ओवरलैपिंग करवा रहे हैं तो इनसे क्या बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s और ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग को अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 1s। इसी तरीके से 2s में भी क्या होगा, आपके जो 2s में भी बनेगा आपके, थोड़ा सा इसे सही से कर देते हैं, या इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, 2s में भी क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं। अब अपने पास है 2p
2p का 2p4 यानी कि 2p2 को 2p4 से यानी कि 2p ऑर्बिटल की 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करवाएंगे तो क्या होगा आपके, पहले क्या बनेंगे आपके पाई ऑर्बिटल्स। एक बार इसका कोई लेना देना नहीं, बाएं तरफ के इलेक्ट्रॉन से यूज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है इतनी, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से भी बना देते हैं। ओके, ये होगा सिग्मा गया, ये भी 2s का था, ये सिग्मा स्टार क्या हो गया 2s का, ये था। अब यहाँ से p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो पहले क्या बनेंगे पाई बॉन्ड्स बनेंगे, तो पाई का हो गया ये, यानी कि जो आपके p के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर क्या रहते हैं px py pz, मान लो कोई सा भी, या तो px मान लो या py मान लो या pz मान लो, तीनों में से अपने को एक मानना है कि वो आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिग्मा का अगर मैंने pz को मान लिया कि ये आपका, जब pz की ओवरलैपिंग करवाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब px px करेंगे तो पाई बना रहा है मान लो, और py मिल रहे हैं तो आपको क्या बना रहा हो पाई बना रहा हो। तो जब एक तो आपके सिग्मा बनाएगा, दो आपके क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कर दिया px py कौन सा है पाई में है तो पाई का कर दिया। दूसरा हो गया आपके, अब सिग्मा एक और रह गया आपका, एक ही हो गया आपका pz का जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ हो गए इसके एंटी बॉन्डिंग होगी। जब आपके कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होता है, चाहे खाली रहो हो यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहे लेकिन वो रहता जरूर है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया पाई स्टार px पाई स्टार py, यानी कि जो px का पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसका पाई स्टार भी बनेगा, है ना, तो स्टार दिया, ये सिग्मा स्टार pz बन गया आपका। ओके, ये होता है इसका एनो डायग्राम। अब इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो क्या होगा आपके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में क्या किया 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बना, दूसरा इसमें, फिर से तीसरा इसी में आएगा और चौथा इसी में आएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन को आपकी क्या करना चाहता है लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। तो लोअर एनर्जी स्टेट तो यही है। अगर एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी ऑर्डर एनर्जी डायग्राम भी बोल सकते हैं, ऊर्जा आरेख यानी कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी कहा जा सकता है। अगर एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इनकी होती है, फिर इनकी होती है। ये तो पाई सिग्मा का था यानी कि आपके एस ऑर्बिटल का था, तो एस ऑर्बिटल तो फिल रहेगा क्योंकि एस में तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। लेकिन आपके पाई में क्या हो गया, ये पी पाई स्टार हो गया, पाई स्टार यानी कि इसकी एनर्जी आपके ज्यादा हो गई और इनकी कम रही। जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो आपके किसमें चले गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही चले जाते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो इन्हें कहा जाता है। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग जिन्हें एबीएमओस कहा जाता है ना। और ये भी क्या आपका सिग्मा स्टार का एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा रहेगा तो ये भी एंटी बॉन्डिंग में हो गया, ये भी क्या हो गया एबीएमओस हो गया। और ये क्या है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है तो बॉन्डिंग को बीएमओस से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये भी क्या है बॉन्डिंग में था तो बीएमओस। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आपके, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB - NA/2। NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मिटा देते हैं वाली, NB का मतलब हो गया यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। और Na का मतलब हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6
इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपने को, तो 2 यहाँ पर ने लिखा दिया, 2 हो गया। कितना आएगा आपके 6/2, 6/2 3 बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको 3 प्राप्त होता है। जब भी किसी का बॉन्ड ऑर्डर आपको इस तरीके से प्राप्त हो, 2 हो, 3 हो, 2.5 हो, तो इनका मतलब होगा कि उन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो आपके 3 है, तो 3 आ गए। जैसे N2 के अंदर भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है, यानी कि आपके 3 आएगा, तभी तो हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और अगर आपके पास ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन अणु का देख लो, यानी कि O2 का जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है तो आपके कितना आता है, 2 आता है। 2 का मतलब हो गया कि उनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो जितने जिनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। और अगर आपके पॉइंट्स में बॉन्ड ऑर्डर आए 2.5 हो गया, वहाँ ये मतलब हुआ है कि 2 बॉन्ड तो प्रॉपर्ली बन रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड का मतलब हो गया कि 2 बॉन्ड में तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन जो एक बॉन्ड बन रहा है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। ओके, तो उसका मतलब हो गया कि उसका बॉन्ड ऑर्डर का मतलब इसमें हो गया कि 2 तो प्रॉपर बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ 0.5 का मतलब हो गया कि जो 1 इलेक्ट्रॉन से ही वो बॉन्ड बना है। ओके, तो इस तरीके से इनका बॉन्ड ऑर्डर आता है। ओके, और अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर किसी का प्राप्त होता है, अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर किसी का प्राप्त होता है तो उसका मतलब हो गया कि वह स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, बेरिलियम 2 का आपके 0 आता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि जो ये स्पीसीज है आपके वो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। हीलियम पाई तो जाती है लेकिन एक मॉलिक्यूल्स में नहीं करती, वो केवल हीलियम एटम में करती है। ओके, यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात यानी कि वो परमाणु की अवस्था के अंदर पाई जाती है, अणु की अवस्था में नहीं पाई जाती है। ओके, ये मतलब होता है इनका। तो अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड्स का एमो डायग्राम देखा, एमो डायग्राम में देखा कि इसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है, मतलब कि आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना प्राप्त होता है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि जब मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड की बात करेंगे, इनकी उसकी प्रकृति की बात करेंगे, उसके नेचर की बात करेंगे, किस तरीके का नेचर होता है। आपके लिगेंड्स की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे आप, तो 2 वर्ड्स आपने सुने थे, एक था आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड, एक होता है पाई डोनर लिगेंड्स। ओके, अब यहाँ ये बात क्यों आई है, क्योंकि आपके जो कार्बोनिल समूह है, देखो इसके अंदर सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंप्लीट है, बचे कौन से, अगर इसके होमो और लूमो की बात करें, होमो लूमो होता क्या है बेसिकली बता देती हूँ। अगर इसके होमो और लूमो की बात करें, होमो का मतलब हो गया हाई ऑक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ओके, और लूमो का मतलब हो गया लो एंड ऑक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, 2 वर्ड है जिन्हें कहा जाता है फ्रंटियर ऑर्बिटल, यानी कि आपके जो साइड्स के ऑर्बिटल्स हैं इनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, यानी कि जब एमओटी अपन पढ़ रहे थे, आपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि एमओटी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्यों पढ़ते हैं अपन। तो मॉलिक्यूल्स की एप्लीकेशन में था कि इसका एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा किसी भी स्पीसीज का मैग्नेटिक बिहेवियर याद किया जा सकता है, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर ज्ञात करने के लिए। दूसरा था बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने के लिए। तीसरा है बॉन्ड लेंथ भी ज्ञात की जा सकती है। फोर्थ है कि होमो और लूमो के बारे में कॉन्सेप्ट को किया जा सकता है, और होमो। और थर्ड था, यानी कि और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और है कि इसकी किसी भी रिएक्शंस की मैकेनिज्म ज्ञात की जा सकती है इसके द्वारा। तो मैकेनिज्म में भी इसका बड़ा रोल रहा। ओके,
ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, अपने को लेना देना इससे है। अगर होमो की बात करें, हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाई ऑक्यूपाइड का मतलब हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर बात करें इसका होमो की बात करें, इसका होमो कौन सा है आपका, अगर इसे एस को हटा दें अपन, वैसे होता यही है कि एस हो गया, लेकिन एस को एक बार हटा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। अगर होमो की बात करें, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रायिकता यहाँ, तो ये हो गया आपका होमो। ये होमो मॉलिक्यूल्स हो गए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। लूमो की बात करें, जहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो या हो ही ना, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना, उसे लूमो कहा जाता है। तो ये हो गया आपका लूमो। लूमो खाली है, मतलब आपकी लूमो की एनर्जी ज्यादा है और खाली भी है। इस इलेक्ट्रॉन सही है, इलेक्ट्रॉन सही है तो आएंगे कहाँ से, जब भी ये मेटल से अटैच होगा तो वही देगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपने पास कोई मेटल और कार्बोनिल समूह अटैच हो रहा है। फर्स्ट बॉन्ड तो अपना ये बन गया जो था सिग्मा स्टार, है ना, यानी कि जो पहला जो इलेक्ट्रॉन्स था वो आपके कहाँ किससे आया था, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वहीं से मिला था इसको, है ना। पहले तो इसने अपने डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास खाली है तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो देगा कौन, जो इसके साथ मेटल अटैच है वही तो देगा। यानी कार्बोनिल समूह के अंदर पहला, एक बात याद रखना, जब भी मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमेशा लिगेंड्स की तरफ से होता है, यानी कि लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स की से बना हुआ होता है, कभी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन से नहीं बना हुआ। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो आपके किससे बना हुआ होता है, मेटल की तरफ से भी बना हुआ हो सकता है या लिगेंड की तरफ से भी हो सकता है। अब अगर मैं बताऊं कि ये क्या करेगा, फिर ये लेगा इलेक्ट्रॉन, लेगा तो अपने किस में लेगा, एंटी स्टार में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में लेगा, पाई स्टार में लेगा, पाई स्टार में बॉन्ड चला जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है वो क्या, अगर मेटल कार्बोनिल समूह को दे रहा है तो किस तरीके का हो गया, पाई एक्सेप्टर, यानी कि पाई एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये हो गया आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। और अगर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते, किसी लिगेंड में अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करेगा, देगा, मेटल को देगा। तो जब वो दे रहा है तो उसे बोलते हैं पाई डोनर लिगेंड्स। तो ये पाई एक्सेप्टर प्रकार का लिगेंड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन कई कई बुक्स में 2.68 के आसपास होता है। ओके, तो इसकी प्रकृति ये होती है। तो अब थोड़ी लिगेंड्स के बारे में और जान लेते हैं। अब अगर मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड्स की व्याख्या करें, अगर मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड की व्याख्या करें तो ये क्या हो गया आपका, पाई एक्सेप्टर कार्बोनिल हो गया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास पी यानी कि एंटी बॉन्डिंग खाली था इसलिए ले सकता है। अब इसमें मेटल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेटल कौन सा देगा, अगर वह मेटल जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो क्यों देगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो देगा भी नहीं। तो यहाँ होगा कि मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होनी चाहिए। अब लो कौन सी वाली, यानी कि अपनी नजर में तो +2 भी कम ही है, यानी कि अगर +7 और +3 की बात करते हैं तो वो भी कम ही है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0 से अगर +2 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी मेटल की तो वो मेटल क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, अगर और क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए तभी डोनेट करेगा। यहाँ लिगेंड्स की प्रॉपर्टी, अगर कार्बोनिल समूह या किसी अदर लिगेंड्स की बात करें तो वहाँ लिगेंड्स की प्रॉपर्टी हो गई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए तभी वो लेगा। अगर आपके पास वह लिगेंड जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्यों लेगा, किसी का नहीं लेगा वो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए लिगेंड को। मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन रिच हो। ओके, तो आज हम अपने क्लास में केवल कार्बोनिल समूह और मेटल लिगेंड्स की प्रॉपर्टी जानी है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जो मेटल और कार्बोनिल समूह बने हैं वो इतने
स्पेशल क्यों है? स्पेशल है तो वो क्यों है? क्योंकि वो आपके AN रूल और आपके 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करते हैं। अब वो रूल होते क्या हैं वो देखेंगे। ओके,